विश्वनाथ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कलम गवाह है में सबसे बड़ी बात यही है कि आप उस इतिहास के गवाह हैं जिन्होंने अज्ञेय को देखा, धर्मवीर भारती को देखा, उनके साथ काम किया, ये कहना चाहिए। धर्मवीर भारती जी, कमलेश्वर, राजेंद्र माथुर, ऐसे मूर्धन्य संपादक जो परंपरा, और ख़ुद भी साथ में प्रशिक्षित भी किया युवा पत्रकारों को। इस दृष्टि से पहले तो ये बताएं कि ये जो पत्रकारिता की यात्रा के जो पड़ाव हैं, इसमें बहुत कुछ पतन भी रहा है और उत्थान भी रहा है, तो आपकी शुरुआत किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं पतन और उत्थान की बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, तो हमारी पत्रकारिता भी बदली है। लगभग 50 साल का मेरा रिश्ता रहा पत्रकारिता से, 50 से कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो इस दौरान बहुत कुछ बदला है हमारी पत्रकारिता में, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छा पॉइंट था, और उस बिंदु से शुरू करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस ज़माने में जब हम लोग पत्रकारिता में आए, या मेरी पीढ़ी के लोग पत्रकारिता में आए, तो हम लोग एक कुछ सोच करके आए थे। सिर्फ रोज़ी के लिए नहीं आए थे, रोटी के लिए भी नहीं आए थे। ये भी नहीं सोचा था कि हमको एक नौकरी मिल रही है इसलिए कर ली जाए। पत्रकारिता में जो भी उस समय आता था, मैं अकेला नहीं, उस समय मेरी पीढ़ी के जो इतने भी लोग आते थे, कहीं ना कहीं, और आप भी उनमें से शामिल ये हैं। 1967 की बात है ना? ये जिस समय 60 के दशक में, 67 के दशक की बात है, जब आप जयपुर में रह करके नहीं, नागपुर में आपने पढ़ाई की? नागपुर से मैंने जर्नलिज्म किया था, जयपुर में भी पढ़ाई की मैंने, वहाँ से मैंने एमए किया था। लेकिन जो स्थिति बनती थी वो ये थी कि हम ये सोच कर आए थे कि पत्रकारिता के माध्यम से कुछ किया जा सकता है, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने आप को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो पीड़ा होती है और जो जोश होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और ये एक हम लोगों को लगा था कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से यदि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, या समाज में कुछ कर सकते हैं, जो गलत है उसको गलत कह सकते हैं, जो सही है उसको सही कह सकते हैं, तो शायद कुछ रास्ते बन सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ पीछे पूरी परंपरा थी पत्रकारिता की, बहुत लंबी परंपरा हिंदुस्तान में हिंदी पत्रकारिता की रही। जैसे कि आपने शुरू में कहा भी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारी पत्रकारिता आज़ादी का मुखपत्र थी एक तरह से। चाहे वो तिलक हों, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हों, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हों, कितने भी नाम ले लीजिए आप, ये सब के सब लोग एक मिशन लेकर के चले थे अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। तो आपको मैंने वो वाले ज़्यादा प्रेरणादायक लगते थे, या आज़ादी के बाद में नेहरू को भी अब हम मानते हैं कि भाई वो भी उन्होंने अखबार निकाले, और आप तो जैसे राजस्थान में पढ़ाई की, तो कौन को देखकर आपके मन में हुआ कि मैं पत्रकारिता में चला जाऊँ? क्योंकि देखिए, आपके पिताजी पत्रकारिता में नहीं रहे, मेरे परिवार में कोई नहीं था, वो पाकिस्तान से कहाँ से आए, इतना संघर्ष किया भारत में रह करके, उनके यहाँ उसके उस परिवार में, और राजस्थान में भी अखबार उस समय बहुत ऐसे उस तरह के नहीं थे, तो आपके मन में कैसे इच्छा हुई कि मैं पत्रकार? बड़ा मुश्किल है ये बताना कि कहाँ से इच्छा हुई पत्रकार बनने की, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे बताना, लेकिन शुरुआत में करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी बात बताता हूँ आपको कि जब मैं 5वीं या 6वीं में पढ़ता था, या 7वीं में होऊंगा, उस समय एक दिन बहुत लोगों के घरों में रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, हमारे घर में भी नहीं था। हमारे पड़ोसी के घर में रेडियो था, जहाँ हम जाकर के रेडियो सुना करते थे रात को। तो एक दिन मैंने खबर सुनी उस पर कि रफ़ी अहमद किदवई का देहांत हो गया है। रफ़ी अहमद किदवई खाद्य मंत्री थे उस ज़माने में देश के, और बहुत अच्छे नेता माने जाते थे, उनकी बड़ी ईमानदार नेताओं में गणना होती थी। और मुझे उस समय ये लगा कि ये खबर तो मेरे पड़ोसियों को भी पता लगनी चाहिए, सबको जानना चाहिए कि साहब रफ़ी अहमद किदवई नहीं रहे हैं इस देश में। और उस दिन मैंने कार्बन पेपर रख करके कागज़ों के नीचे छोटी छोटी स्लिप बनाई कि रफ़ी अहमद किदवई का देहांत हो गया है, इस तरह की खबर बनाई, और वो मैं लोगों के घरों के दरवाज़ों में डाल आया। ये लोग सवेरे जब उठेंगे तो इनको मिलेगी स्लिप, और इनको एक जानकारी मिलेगी। पता नहीं मिली या नहीं मिली, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत वहाँ हुई थी। और तब तक मैं किसी बड़े पत्रकार का नाम भी नहीं जानता था। अखबार ज़रूर पढ़ता था, इसमें कोई शक नहीं, देखा ज़रूर करते थे हम लोग, अखबार घर में आता था, पर वो मुझे लगता है कहीं शुरुआत हुई होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़ी विभूति से प्रेरणा लेकर के ये काम किया जाए। मुझे लगता है कि पत्रकारिता एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, पेशा भी नहीं कहना चाहिए, प्रवृत्ति है जो भीतर से उपजनी चाहिए। तो आप नागपुर से पढ़ने बाद बम्बई, क्या उनके जो अपनी स्कीम होती है, ट्रेनिंग स्कीम, उसके तहत गए, या आप अपने आप कुछ अप्लाई किया आपने? नहीं, नागपुर से मैंने जब जर्नलिज्म किया तो उसके बाद में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अप्लाई किया था। उनकी एक ट्रेनिंग स्कीम हुआ करती थी, ये 67 की बात है ये, और उसमें मेरा चुनाव हो गया। मज़ेदार बात ये रही कि मुझसे ही कहा गया, अधिकारी संपादक थे नवभारत टाइम्स, महावीर अधिकारी नवभारत टाइम्स के संपादक थे, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, और जो कमलेश्वर सारिका में थे। तो काफ़ी मतलब उस समय, और पराग में भी उस समय आनंद जैन थे।
तो कुल मिलाकर के बहुत हिंदी के बड़े वरिष्ठ पत्रकार वहाँ थे, और जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो जिस तरह की बातें पूछी गई उससे भी लगता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम करने का अगर मौका मिल जाता है तो हमारा सौभाग्य होगा। और निश्चित रूप से वो सौभाग्य तो था कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ में हमने काम शुरू किया, इनके निर्देशन में काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रेरणा तो मिलती है कहीं ना कहीं से। लेकिन मुंबई ऐसी जगह नहीं थी जो हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि से उस समय, मैंने अब तो काफ़ी हिंदी का वहाँ भी विस्तार हुआ नवा टाइम्स के लिए, क्या मुंबई जैसे स्थान में रह करके आपको वो क्या अनुभव हुए, कैसे कठिनाइयाँ कहना चाहिए, चूँकि मराठी तब भी थी? नहीं, आलोक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी वहाँ होती है, मुख्य भाषा वहाँ की मराठी है, दूसरी भाषा गुजराती है, तीसरी भाषा अंग्रेजी होती है, हिंदी तो चौथे नंबर पर आती है इस माने में, जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है। लेकिन उस ज़माने में धर्मयुग, सारिका, पराग, माधुरी, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन से ये 4 प्रकाशन छपते थे। और ये 4 टाइम्स तो था ही, नवभारत टाइम्स तो था ही, मतलब वो दैनिक अखबार था। 4 पत्रिकाओं की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी कि हिंदी के 4 सबसे बड़े पत्र, मैगजीन्स सबसे बड़े, एक अहिंदी भाषी राज्य से निकल रहे थे, और वो मुंबई था। कारण उसके कुछ भी रहे, इसलिए नहीं कि वहाँ कोई बड़ा बाजार बहुत ज़्यादा था उसके लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई हेड ऑफिस वहाँ पर था, इसलिए उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिए होंगे, ये संभव हो सकता है। और बाद में हेड ऑफिस दिल्ली में आ गया तो यहाँ भी ट्रांसफ़र हुए कुछ, सारे का भी यहाँ आ गया था, दिनमान तो यहीं से शुरू हुआ था दिल्ली से। लेकिन हिंदी को लेकर के कोई जड़ता नहीं थी महाराष्ट्र में। मैं आपको बताऊं कि हिंदी की आवाज़ उठाने वालों में सबसे पहले आवाज़ जिन लोगों ने उठाई उनमें तिलक महाराज थे, और वो मराठी थे। वो मराठी में अखबार निकालते थे, और उन्होंने हिंदी में केसरी निकाला उस ज़माने में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो हिंदी को लेकर के कोई दुराग्रह उस समय महाराष्ट्र में नहीं था, ऐसा मुझे नहीं लगा कभी भी। और मैं उसको कोई ये भी नहीं मानता कि वो कोई घाटे का सौदा था, कहीं से भी होता। और यही सारे पत्रिकाएं और भी कहीं से निकलती, दिल्ली से भी निकल सकती थी, और भी कहीं से निकल सकती थी, लेकिन एक संयोग था कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ था, उन्होंने वहाँ से शुरू किया। तो मुंबई में संपादक बनने से पहले आपने कभी रिपोर्टिंग वगैरह किया, जिस तरह से एक ज़मीनी, और किस तरह की और कैसे उसमें कोई घटना जो थोड़ी बहुत जो आपको याद आती हो? बताया ना कि इसमें कहना चाहिए थोड़ा खतरे मोल लेना पड़े हों, क्योंकि मुंबई तो बड़ी माने माया नगरी भी है, माफिया नगरी भी है, और सब कुछ है, आर्थिक वित्तीय राजधानी भी है दुनिया में। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क के बाद वो सब मुंबई में है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने तो जैसे बताया कि मैंने ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में काम शुरू किया था वहाँ पर, और ट्रेनी जर्नलिस्ट के नाते तो सबसे पहले काम तो रिपोर्टिंग ही हुआ करता था, सबसे पहले रिपोर्टिंग में भेजते थे, सब तो बाद में आता है। उसके बाद भी जब मैं नवभारत टाइम्स में शुरू में आया तो उस समय भी मैंने रिपोर्टिंग ही की थी वहाँ पर, और रिपोर्टिंग का एक अपना मज़ा होता है। ख़तरे तो ठीक हैं, जो सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि बम्बई में खास खतरे और दिल्ली में नहीं है, सब जगह होते हैं खतरे, और सुविधाएं भी होती हैं और अवसर भी होते हैं। मुंबई में अवसर बहुत थे पत्रकारिता के लिए। मुझे याद है कि मैंने पहला इंटरव्यू जो किया था अपने पत्रकारिता जीवन का, वो बाला साहब ठाकरे का था, शिवसेना। उतने शिवसेना बनी थी, तब की बात है, 66 या 67 में बनी थी, और तभी मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया था। तो वो अपने आप में एक अनुभव था मेरे लिए कि बाल ठाकरे का इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। तो उनका आतंक तब भी था, कहना आतंक इतना था कि मतलब मैंने उनसे जो पहले बात कही जा करके मैंने ये कही थी कि सर मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। तो उन्होंने बोले क्यों, क्या रहा, क्या नाम रख रहे हो? मैंने कहा विश्वनाथ गोरेगांव कर रख रहा हूँ। तो बोले क्यों भाई? मैंने कहा नहीं तो आप मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे। अब ये बात बाल ठाकरे को उसके मुंह पर कहना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं तो यंग था इसलिए शायद जोश में कह गया, तो मुझे पता भी नहीं था कि इससे क्या परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन बाल ठाकरे ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात उनको हमेशा याद रही थी। मुझे याद है कि अभी कुछ साल पहले उनके देहांत से 1-2 साल पहले एक बार फिर इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो तब ये बात फिर चली। तो उन्होंने कहा हमने आपको नहीं निकाला ना, आपने उस समय कहा था कि मैं चेंज कर रहा हूँ नाम, अपना नाम भी नहीं बदला आपने। तो ये तो वहाँ की स्थितियाँ हैं, राजनीतिक स्थितियाँ थी, उसको लेकर के बात होती थी। लेकिन एक थ्रिल ज़रूर है मुंबई में, चाहे वो क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हों, चाहे आप स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा वहाँ पर अवसर मिलते हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमर्स की रिपोर्टिंग है, इकोनॉमिक्स का गढ़ है, वो सब तरह की चीज़ें वहाँ थीं। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे हर तरह से हर चीज़ में काम करने का संपादक तो आप लगभग 20 वर्ष बाद बने ना, 84 के, हाँ 85-86 में बना हूँ मैं। उससे पहले मैं नवभारत टाइम्स में जैसे मैं रिपोर्टिंग से शुरू किया, सबिंग किया, फिर मैं संडे एडिशन का इंचार्ज रहा वहाँ के। और संडे एडिशन जो वहाँ बनाते थे हम लोग, वो फिर दिल्ली में छपता था नवभारत टाइम्स में, वहीं से पेज आते थे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा अनुभव रहा पत्रकारिता की शुरुआत का।
और लगभग 20 साल बाद के मैंने वहाँ संपादक के रूप में काटे, तो वो भी बड़ी अच्छी अपने आप में अवसर था। लेकिन जब आप अखबार निकालने में, जब मैंने इसलिए कहा कि जैसे बाल ठाकरे जी का अनुभव कहा, संपादक रिपोर्टिंग में तो फिर भी आपने मुंह पर बोला, लेकिन संपादक बनने के बाद और खतरे होते हैं, क्योंकि और लोग लिखते हैं और उसके बाद उसको झेलना या उसको डिफेमेशन कहें, आज मानहानि का वो तो ये बात सही है। या जो वहाँ तो चूँकि क्राइम की स्टोरी कहें, और इवन महावीर अधिकारी भी जी बड़े बोल्ड माने पत्रकारों में से संपादकों में से थे, और वैसे वो साथियों को गाली देते थे लेकिन लिखते भी तीखा थे। तो इस काफ़ी दृष्टि तीखा से लिखते थे। उस समय किस तरह के कभी ऐसे, जैसे दिल्ली में मुझे याद है बाल योगेश्वर वाला कांड हुआ था जब गोली चली नवा टाइम्स के बाहर, और किस तरह से उन्होंने उनके समर्थकों ने हमला कर दिया था। तो ऐसे ही मुंबई तो और ज़्यादा खतरनाक जगह थी, कहना चाहिए। मुंबई में हमको इस तरह के मौके आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। जैसे शिवसेना को लेकर तो फिर भी मौके आए थे। एक बार हमारे यहाँ, मैंने ही रविवार्ता में एक लेख छापा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र जैसे बना दिया जाना चाहिए, जैसे चंडीगढ़ है, इस तरह का बना है। तो उसको लेकर शिवसेना ने बड़ा भारी आंदोलन कर दिया था, जुलूस पीछे निकले, सब हुआ। लेकिन वो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी तो सब जगह का अनुभव, उसका अनुभव वहाँ पर कैसा रहा आपका? उसका अनुभव ये था कि हमारे दफ्तर से जब हमारे सामने ही हमारे एक सहयोगी को उठा के ले गई पुलिस। अच्छा। सुंदर राजन टाइम्स ऑफ इंडिया में थे उस ज़माने में, उनको वहाँ से सामने लेके गए थे। तो आप आतंक समझ सकते हैं क्या होता है। और सब जगह था, हिंदुस्तान भर में ऐसा हुआ है। मुंबई चूँकि गढ़ था एक तरह से पत्रकारिता का, बड़ा अखबार था, टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ से निकल रहा था, एक्सप्रेस निकल रहा था। तो वहाँ पर भी सब चारों जितनी भी चीज़ें हो सकती थी इमरजेंसी में जो की गई पत्रकारिता के खिलाफ या अखबारों के खिलाफ, वो सब वहाँ भी हुई और सब ने भोगी होंगी। उसमें कोई नई चीज़ हम लोगों ने भोगी ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक आतंक तो था उसका। ऐसे ही संपादक बनने के बाद क्या ऐसे मानहानि वाले मामले या ऐसे कुछ झेलने पड़े आपको? हम हाँ, थोड़े बहुत तो केसेस तो चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं कुछ केसेस जो ख़त्म नहीं हुए। आज मैं 15 साल हो गए, 12 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, उसके बाद भी चलता है केस मानहानि का। लेकिन ये तो मैंने जैसे कहा ना कि छोटी मोटी चीज़ें चलते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ था, मुझे याद है कि एक कार्टून छपा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था, नवभारत टाइम्स में भी छपा था, लक्ष्मण का, R.K. लक्ष्मण का। राम जन्मभूमि को लेकर के कुछ मामला चला था और उस समय एक कार्टून छपा, तो उस पर किसी ने केस कर दिया, किसी की मानहानि का दावा कर दिया, उसको भावनाओं का आघात पहुंचा था। तो वो केस नासिक कोर्ट में, अब हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर, नवभारत टाइम्स का एडिटर और महाराष्ट्र टाइम्स का एडिटर, सबको, क्योंकि सब में छपा था वो, तो सबको पहला बुलाया गया। और लक्ष्मण, R.K. लक्ष्मण, क्योंकि वो बनाने वाले थे उसको। अब हम लोग चारों के चारों वहाँ हाजिर हुए हैं कोर्ट में। जब तो कोर्ट में तो 2 ही मिनट लगे, उसको हाजिर कर दिया गया, वकील ने हमें हाजिर किया। उन्होंने, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ठीक है, डेट डाल दी गई। और उसके बाद हमारे पास मैसेज आता है मजिस्ट्रेट साहब का कि हमको वो किताब चाहिए R.K. लक्ष्मण की, जिसमें वो कार्टून की उनकी किताब निकली थी उसमें बड़ी सारी एक। तो वो R.K. लक्ष्मण अगर हमें दे दें तो हम तो निहाल हो जाएंगे, दिस इज़ द वर्ड, निहाल हो जाएंगे। तो मैं तो उन बाद में उन्होंने ये भी कहा मजिस्ट्रेट साहब ने कि साहब मैं तो ये देखना चाहता था कि इतने बड़े बड़े संपादक कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। इस तरह की बातें बड़ी मज़ेदार भी लगती हैं और थोड़ा सा डरावनी भी लगती हैं कि यार ये सिर्फ इस बात के लिए कि आपको मज़ा आ रहा है, आपने 4 संपादकों को खड़ा कर दिया वहाँ पर। लेकिन ये अच्छी चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं इस तरह की बात। यशोदा जी, आपने जो कि सारे फेज देखे, आपको लगता है कि एक समय पत्रकारिता, जबकि बीच में तो अगे भी उसके संपादक रहे नवभारत टाइम्स के, लेकिन हिंदी की पत्रकारिता के बारे में बड़ा एक ऐसा बन गया जो सत्ता से जुड़ी हो, बहुत चापलूसी जैसी हो, जिसको कहते हैं, चाहे उसको पंडिताओं यदि शब्द यदि कहा जाए, कुछ हद तक भाषा की दृष्टि से भी कभी संस्कृत निष्ठ हो जाए या कुछ ऐसा, इस तरह के दबाव और उसकी छवि, जो आधुनिक पत्रकारिता की छवि बदली जब राजेंद्र माथुर जैसे संपादक आए। लेकिन आपने चूँकि पहले फेज देखा, मैं पहले उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि वो उस समय हो सकता है कि कवि सम्मेलन में आपका स्वागत हो जाए संपादक का, या गोष्ठियों में बुलाया जाए, या सभा में, या नेता भी आपको आकर के खाना मैंने कहें कि भैया आपका सम्मान करें। लेकिन वो एक जो छवि हिंदी की कुछ गड़बड़ नहीं थी पत्रकारिता की, मैंने कहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी, कहाँ महात्मा गांधी, और उस तरफ हिंदी की पत्रकारिता पे कलंक लगता था कि वो बहुत ही चापलूसी टाइप की और सत्ता समर्थक पत्रकारिता। नहीं आलोक, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ आपसे। ये सही है कि हिंदी की पत्रकारिता की अपनी एक छवि थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसको चापलूसी वाली छवि नहीं कहना चाहिए हम लोगों को। ऐसे तत्व सब जगह होते हैं, वो काम अंग्रेज़ी में भी हुआ है, मराठी में भी, गुजराती में भी, तमिल में भी, सब जगह होता होगा। इस तरह के पत्र निकलते होंगे, इस तरह की पत्रकारिता होती होगी, हिंदी में भी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदी पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात जो रही उस ज़माने में वो ये थी कि वो समाज के साथ जुड़ी हुई थी।
जो एक बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ, जो अंग्रेज़ी और हिंदी पत्रकारिता का बड़ा अंतर है, वो मुझे लगता है बड़ा अंतर वो ये है कि अंग्रेज़ी पत्रकारिता ज़मीन से, इस देश की ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता आज भी नहीं है। आपने और संपादकों को भी देखा, संपादकों को हटाते हुए भी देखा, हटते हुए भी देखा, इसको कहते हैं निकाले जाते हुए देखा। मैंने वो हो सकता है उस आपके पहले हुआ जब नवार टाइम्स में दिल्ली में किसी संपादक को, जैसे बीजी वर्गीज साहब के साथ हुआ था, कई बार रातों रात जैसे हटाए गए, ऐसे हुए उदाहरण हमारे सामने भी आपके सामने भी हुए। तो वो जो उसमें प्रबंधन के दबाव कितने संपादकों ने झेले, मैं खाली नवार टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके इस बड़े व्यापक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मुझे लगता है ये दबाव तो रहेंगे और झेले होंगे, सब ने झेले होंगे और अपने अपने तरीके से झेले होंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में गया, नया धर्मयुग में था उन दिनों में, ट्रेनिंग में, डॉक्टर भारती हमारे समय के बहुत पुरोधा पत्रकारों में से थे, तो उनसे बातचीत चल रही थी और उन्होंने कहा कि हमको आज तक मालिकों ने ये नहीं कहा कि ये छापो ये ना छापो, ये उनका स्टेटमेंट था। और तब मैंने एक बात कही थी, उस समय धृष्टता भी हो सकती है, बहुत युवा था इसलिए जोश में बोला होऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि देखिए सर, मालिकों को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है संपादक को कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है, क्योंकि जिस मालिक ने आपको नौकरी दी है, योग्य समझा है इस संपादक पद के, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि आप इस बात को भी समझते होंगे कि उसका हित कैसे सत्ता है। तो ये चीज़ जो है ये हमेशा रही है, उस समय भी थी, आज भी है, और उतनी ही सच तब भी थी, क्योंकि जो भी संपादक बनेगा उसको पता तो है कि मालिक का हित किस में सत्ता है और मालिक इस बात को जानता है, तो वो निश्चिंत रहता है इस मामले में कि सब मुझे तो मेरे जो भी होगा मेरा काम तो सध जाएगा। वो अनायास होता है, फिर उसके लिए आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। और जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मशीन बन जाती है जिस तरह से, वैसे मशीन बन जाती है दिमाग में एक तरह से कि यार ये मालिक का अहित हो रहा है, सोचा जाए इस बारे में, इसको ज़रा हटा दें, थोड़ा सा अलग कर दें। ये स्वाभाविक चीज़ होती है, लेकिन अच्छी पत्रकारिता वो होती है जिसमें इसके बावजूद आप सही बात सही तरीके से कह सकें और कहें। दैट्स व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ दिस जर्नलिज्म। तो विश्वनाथ जी, हम इस बातचीत को थोड़ा जारी रखेंगे और तब ये बात करेंगे कि अब जो ब्रांड बन गए हैं, अखबार भी ब्रांड बनते जा रहे हैं, संपादक भी माने मार्केटिंग के साथ जुड़ते गए हैं, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आर्थिक उदारवाद, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने के बाद 91 के बाद जिस तरह से अखबारों में भी ब्रांडिंग का एक तरह से युग आया, कहना चाहिए नई पीढ़ी भी आई मैनेजमेंट में हर जगह, और ख़ास करके बड़े अखबारों में। और मुझे याद है जब हम लोग भी जो वहाँ रहे, आप भी उस समय संपादक रहे, मैं भी रहा, तो उस समय कहा जाता था कि नहीं, संपादक शायद GM भी साथ में बन जाए, वो वाला काम भी करे। और एक ब्रांडिंग अखबार की पहले क्या था कि भाई आप विचार, जैसा आपने शुरू में कहा कि विचार के लिए, एक प्रतिबद्धता के लिए, एक समाज के लिए कुछ करना है। फिर धीरे धीरे अखबार बना हुआ ब्रांड है, इसको बेचना, साबुन और अखबार में कोई फ़र्क नहीं है, और संपादक भी उसका एक मार्केटिंग का एक पार्ट है। उस पत्रकारिता में ये जो बदलाव आया, उसका कितना असर आपको देखने को मिला? उसका असर निश्चित रूप से पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि एक संदेश देने वाली बात थी पहले, वो संदेश के बाद बेचने की बात जब आ गई, और जब समाचार देने की बजाय समाचार बेचने की मानसिकता बनने लगती है, तो निश्चित रूप से उसका असर सारी संपूर्ण जो प्रोडक्ट हमारा बन के सामने आता है, जिसको मैं प्रोडक्ट कहता हूँ, वो प्रोडक्ट नहीं जो ये लोग बात करते हैं आज के इकोनॉमी वाले, उस पर असर ज़रूर उसका पड़ता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक ज़माना आया कि हमारी पत्रकारिता में अपेक्षा की जाने लगी संपादकों से कि वो भी मैनेजर का काम भी साथ साथ करें, दे हैव टू मैनेज ऑल्सो। उनको पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको पता होना चाहिए कि विज्ञापन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी अपेक्षाएं संपादकों से की जाने लगी थी, और मुझे लगता है एक हद तक वो गलत भी नहीं था, थोड़ा सा करें, लेकिन संपादक से ये अपेक्षा करना कि वो समझौता करेगा इसके लिए, मुझे लगता है वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती थी। और सिर्फ सारे बड़े घरानों के अखबार जितने भी हैं, उन सब के अपने हित और अहित जुड़े हुए होते थे पत्रकार से, व्यावसायिकता के साथ में। तो उस व्यावसायिकता का असर हमारी समूची पत्रकारिता पर पड़ा है, सिर्फ हिंदी पत्रकारिता पर नहीं, समूची पत्रकारिता पर देश की वो असर हमें दिखाई देता है। जब वो साबुन की टिकिया की तरह अखबार बेचा जाएगा तो फ़र्क पड़ जाता है। और ये किसी घटना का भी जिक्र कर रहे थे, घटना आपको बताऊं मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बताऊं आपको, जो मानसिकता बनी है बड़ी आलोक अपने आप में सोचने की बात है कि एक ज़माना था जब हम कहते थे कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़। बिजनेस शब्द शायद में था, लेकिन वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़। उसके बाद में आया वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट और एंटरटेनमेंट। और तीसरा जो स्थिति आई बाद में आई कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस ओनली, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग ऑल दिस।
तो ये जो स्थिति बन गई थी, आपने कहा किसी दवाओं की बात आप कर रहे थे, किसी एक बार कोई विज्ञापन आपके यहाँ आया था उस पर। हाँ, नहीं, विज्ञापनों वाली बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे वही जब हित और अहित जब टकराने लगते हैं तो क्या होता है, उसका एक मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक खबर हमारे यहाँ छपी किसी व्यावसायिक घराने के बारे में, बड़ा व्यावसायिक घराना देश का, और उससे निश्चित रूप से उसके बिजनेस पर कुछ ना कुछ असर पड़ना था। वो लोग हमारे अफसरों से आकर के मिले और अफसर ने मुझे फ़ोन किया कि भाई फलाने सज्जन आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब संपादक था नवभारत टाइम्स का, और ऐसा कुछ छपा है तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिया। उनसे मैंने बात की, जो कुछ बात उन्होंने कही उनकी बात मैंने सुनी और मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमने ये चीज़ जो छापी है इसका ये आधार है, अगर ये इसमें कुछ गलत है तो आप हमें बता दीजिए, हम क्षमा मांगेंगे, छापेंगे हम। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दैट पर्सन कि उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, गलत तो नहीं है ये, लेकिन हम तो इसलिए आए थे कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने कहा उसमें मैं आपका कुछ मदद नहीं कर सकता। तो मेरे मालिकों ने भी उस समय मुझसे कुछ नहीं कहा कि मैंने उस व्यवसायी को क्यों ठुकरा दिया, जबकि वो भी विज्ञापनदाता था बहुत बड़ा, और न उस व्यवसायी ने मुझसे ये कहा कि आपने मेरी चीज़ क्यों छाप के मेरा नुकसान कर दिया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उस दिन के बाद से वो व्यवसायी मेरा दोस्त बन गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं हुआ करती है कि अगर आप ईमानदारी के साथ में किसी बात को रखना चाहते हैं और रखने की हिम्मत रखते हैं तो उसको स्वीकार भी किया जाता है। मालिकों के हित और अहित वाली बात सामने आती है, मालिक को लगता है कि हमारे उसको, लेकिन संपादक अगर चाहें तो मैं समझता हूँ एक सीमा तक वो रोक तो सकते हैं इस तरह की प्रवृत्तियों को। लेकिन इसी तरह से एक जो पेड न्यूज़ का दौर भी आया है, जो पहले एक राजनीतिक प्रतिबद्धता, जिसको कहना चाहिए विचार की वजह से कुछ होता था कि भाई हम इस पार्टी या इस विचार से संबंधित थे, थोड़ा उसकी तरफ झुकाव होता था, नेताओं से व्यक्तिगत संबंध पर भी हो जाता था। लेकिन ये जो पेड न्यूज़ का दौर आया, उससे भी पत्रकारिता जो बदनाम हुई है, उसको किस रूप में आप देखते हैं और उसका क्या आप तरीका मानते हैं जिससे कि उस पर उस छवि को कंट्रोल रह सके? ये पेड न्यूज़ वाली जो चीज़ है ये बहुत कलंक है, वैसे एक तरह से मैं मानता हूँ इसको पत्रकारिता पर, लेकिन ये कलंक का टीका आज नहीं लगा है। पेड न्यूज़ तो पहले भी हुआ करती थी। वो उस माने में होती थी कि पहले पत्रकार जाते थे, खबर लेके आते थे, पैसे लेके आते थे, खबर छाप देते थे, इस तरह के काम पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहुत कम होते थे और एक छोटा तबका इस तरह के कामों में लगा हुआ होता था। लेकिन बाद के ज़माने में और हाल के ज़माने में जो कुछ स्थितियां सामने आई, जिसे हम पेड न्यूज़ आज कहते हैं, जिस पर इतनी चर्चा भी हुई देश में और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये भी है कि सारी चर्चा के बावजूद कुछ नहीं हुआ है। स्थितियां वैसी की वैसी हैं कि आपको खबर छपवानी है, आप पैसा दीजिए। खास करके राजनीतिक चुनाव के समय और पैकेज, चुनाव के समय पैकेज होते हैं पूरे के पूरे। मतलब मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि, और ये किस्सा मतलब कोई ऐसा नहीं छिपा हुआ भी नहीं था, बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये बात खुले मंच पर कही थी। पूना में एक अखबार का विमोचन हो रहा था उस समय। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में कहीं चुनाव की सभा में गए थे, हमारी बड़ी शानदार सभा हुई, करीब 50,000 लोग वहाँ था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो हम बड़े प्रसन्न थे कि कल तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग होगी हमारी। और दूसरे दिन रिपोर्टिंग देखी तो उनकी खबर तो कहीं छोटी सी छपी हुई थी और राइवल पार्टी की खबर बहुत बड़ी बड़ी छपी हुई थी। तो उन्होंने अपने सारे साथियों को बुलाया, भाई ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, मीटिंग तो हमारी इतनी अच्छी हुई, इतना अच्छा काम हुआ है, तो रिपोर्टिंग कैसे हुई। तो उसने जो बात कही वो ये थी कि सर क्या बताएं, उस पार्टी के लोग पहले चले गए थे पैसे देने के लिए, हम लेट पहुँचे थे, अब हमारी कल बड़ी खबर आ जाएगी, हमने सेट कर लिया है। ये स्पष्ट कहा था उस व्यक्ति ने। और वो नेता हैं भाजपा के, और वो भाजपा वाले दोषी नहीं थे क्योंकि दूसरी पार्टी पहले दे चुकी थी। तो ये एक जो स्थिति बन गई इस तरह से कि हम पैसा दे करके कुछ भी करवा सकते हैं, मुझे लगता है पत्रकारिता का इससे बड़ा अहित और कुछ नहीं हो सकता था कि लोगों के मन में ये धारणा बन जाए कि पैसा दे के कुछ भी करवाया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने अखबार की बात करना चाहता हूँ। नवभारत टाइम्स में एक बार हमने एक खबर छापी, देश के उद्योग मंत्री के बारे में वो खबर थी, तत्कालीन उद्योग मंत्री के बारे में, और उस खबर से उद्योग मंत्री पर कुछ आघात लगता है। वो खबर नवभारत टाइम्स बम्बई में भी छपी थी, वो खबर नवभारत टाइम्स दिल्ली में भी छपी थी। और जिस दिन वो खबर छपी है उस दिन संयोग से मैं दिल्ली में पहुंचा हुआ था, रात वो खबर छपी, सवेरे मैं दिल्ली में था। और जब मैं दफ्तर में गया तो मुझे ये बताया गया कि अरे आज आपने क्या छाप दिया। मैंने कहा क्या हो गया, तो बोले कि आज तो चेयरमैन को मिलना था उद्योग मंत्री से, वो नहीं मिलने जा रहे हैं। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द चेयरमैन, के चेयरमैन ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा।
तो ये पत्रकार ये छूट लेनी चाहिए और छूट मिलनी चाहिए। उसी से प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा नहीं तो कैसे बनेगी जब वो, लेकिन अब जैसे आप पेड न्यूज़ बता रहे हैं, जैसी बात आप कर रहे हैं, तो पेड न्यूज़ में ये सब स्थितियाँ नहीं रही हैं अब। ये बात भी आज से 15-20 साल पुरानी हो चुकी है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ 20 साल पुरानी घटना है ये तो आपने मैंने जो कड़वा सच जो बताया, लेकिन एक बात बताएं, चूँकि आप मुंबई में रहे, मैंने एक आपके फ़ोटो भी देखे हैं कुछ देवानंद के साथ ही। फिल्मी दुनिया चूँकि वहाँ से, खैर माधुरी पत्रिका फिल्म फेयर भी था ही, और अखबार में चूँकि आप पत्रिका के भी संपादक रहे, तो उनसे कैसा कुछ याद आपको है देवानंद के साथ के अनुभव, या प्रियंका चोपड़ा के साथ, मतलब जो वहाँ की जो ऐसे हीरो हीरोइन रहे हैं आज प्रियंका चोपड़ा से तो मैंने कोई बातचीत नहीं मेरी कभी भी, लेकिन आशा पारेख के ज़माने का से कह जरूर सकते मेरी हैं। बात हुई है, और ऐसे कई लोगों से बात हुई। वो भी एक फील्ड है, अच्छा फील्ड है और बड़ा फील्ड है, एक बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानता हूँ मैं पत्रकारिता आपने उनके इंटरव्यूज़ करने के अवसर मिले? मैंने इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए, उन लोगों के भी किए, देवानंद के थे, धर्मेंद्र के थे, वो अपनी जगह हैं, लेकिन इंटरव्यू तो ऐसे होता है। कैसे उनसे बातचीत में उस समय कैसे लगता, क्योंकि तब टीवी नहीं था, और ख़ास करके नहीं टीवी आ गया था। अच्छा। कि वो तब तक ये जो इंटरव्यूज़ जो ज़्यादातर वो टीवी देवानंद या धर्मेंद्र के साथ का कोई आपको याद है कि उनके साथ बातचीत कैसी रही? बातचीत ये रही कि मैं देवानंद वाला किस्सा आपको सुनाऊं कि देवानंद जिस दिन मैंने इंटरव्यू किया तो वो बहुत उत्तेजित से थे। जब वो आए वैसे भी उत्तेजित रहते थे, हमेशा इतना भागते हुए चलते थे वो। तो उनकी एक विशेषता थी कि उनको हमेशा ऑलवेज इन हरी। तो बोले कि फलाने इंटरव्यूअर ने मेरे से कल ये पूछा, दिल्ली में ये पूछा, इसके अलावा कुछ पूछना ही नहीं चाहता है। वो एक सवाल पर नहीं बोलना चाहते थे, और वो पत्रकार जो था वो उनसे वही पूछ रहा है सारा का सारा। तो कहते हैं मैंने उसको 3-4 बार इशारा किया, बस करो इसको, बात करो, लेकिन नहीं माना वो आदमी। तो मुझे उनको सांत्वना देनी पड़ी कि आप निश्चिंत रहिए, ये सवाल मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला हूँ, मेरे दिमाग में पहले से भी नहीं था ये सवाल, और बहुत सारी बातें आपसे करने की। क्या उनकी मोहब्बत को सवाल पूछना चाहते? हाँ, वो उनकी प्रेम कथा की थी, मतलब प्रेम, और दिल्ली के किसी बड़े चैनल की बात कर रहे थे वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि साहब पत्रकार मानता ही नहीं है, मानना ही नहीं चाहता। तो ये जो मैंने कहा, उस पत्रकार की शायद मानसिकता ये रही होगी कि उसको अपने हित देखने हैं, उसके कमर्शियल हित देखने हैं, उसको टीआरपी देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे तो अपना काम करना है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और ये पूछूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सिर्फ देवानंद की बात नहीं है, हम पत्रकारों में एक पता नहीं कहाँ से ये बात पैदा हो गई कि हम कुछ ऐसी बात करें जो इससे थोड़ा सा मिर्ची विर्ची लगे ना, तो वो मामला जो हो जाता है वो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। और पत्रकारिता में मुझे लगता है इस तरह का ये प्रवृत्तियाँ जो हैं उसको घटिया बना देती हैं। अमिताभ बच्चन वगैरह के साथ भी कभी रहा आपका? अमिताभ जी से भी रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब मैं क्या अनुभव बताऊँ। बोफोर्स के दिनों की बात है शायद ये, जब उन पर भी कुछ आरोप लगे थे, और उससे वो बड़े, क्योंकि अमिताभ का भी एक ऐसा पीरियड था जब वो मीडिया से बहुत नाराज थे। वो इसीलिए नाराज, दो कारण भी कहें या उसके पहले का भी एक फेज था जिसमें उनको बहुत नाराज थे, बल्कि खास करके आपके संस्थान की पत्रिका या उनसे भी इतना नाराज थे, उनसे कोई बात करना नहीं चाहते थे। देखिए, हर एक अपना हित अहित देखता है। यदि किसी नेता को ये लगेगा कि इस आदमी से बात करने से मेरा नुकसान होने वाला है तो उसमें नहीं आएगा। उसी तरह किसी अभिनेता को लगेगा कि इस पत्रिका से हम बात करने में मेरा नुकसान हो जाएगा तो उसमें नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन की कुछ बात आप बता रहे थे? नहीं, अमिताभ बच्चन का मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि अमिताभ ने बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी बातें रखी थी उस समय, और उन्होंने कहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या करता हूँ बड़ा खुला रूप में सामने रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको इसी रूप में सामने रखा जाए। इसलिए न तुम मुझे इस तराजू पर न तोला जाए कि मैं एक बहुत बड़ा अभिनेता हूँ और उसके आधार पर मेरे गुण अवगुण देखे जाएं। बोफोर्स को लेकर के जब वो बोफोर्स का कुछ मामला था, क्योंकि राजीव गांधी से उनके अच्छे परिचय थे, तो इस तरह के मामले मैं समझता हूँ ये भी पत्रकारिता का हिस्सा है कि हमारा काम है कि चीज़ों को निकाल के लाएं सामने। लेकिन उसमें अगर हम सिर्फ छिद्रान्वेषण ही करते रहेंगे और छिद्र देखने की एक क्या कहना चाहिए जिद करने लगेंगे तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं लगता। पत्रकारिता में एक संतुलन बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। वो संतुलन कल की भी ज़रूरत थी, वो संतुलन आज की भी ज़रूरत है और आने वाले कल की भी ज़रूरत है। पत्रकार आपने जो कि बात कही कि पुस्तक और अखबार प्रिंट खास करके टीवी आने के बाद आप किस तरह भविष्य देखते हैं कि भारत में हिंदी के अखबार, हिंदी की पत्रिकाएं, हिंदी की पुस्तकें, उनके लिए कितना स्थान रहेगा, या लोग अब मोबाइल, जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में माना जाता है कि अब लोग पढ़ना बंद कर रहे हैं और खाली टीवी या नेट पर जाने लगे हैं, डिजिटल इंडिया जैसे हो रहा है, उसमें उसका एक सबसे दुष्परिणाम क्या मीडिया, अखबार, पत्रिकाओं पर पड़ने वाला है? आलोक, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण जो आपने पूछी है कि आज के ज़माने में हम पिछले एक अरसे से, अभी पिछले कुछ सालों से नहीं, कुछ लंबे अरसे से बात चली आ रही है कि धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का स्थान खत्म होता जा रहा है।
नॉट ओनली प्रिंट मीडिया, किताबों की दुनिया भी ख़त्म होती जा रही है। ये बात हम सुनते आ रहे हैं। और टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब बहुत आगे बढ़ गए हैं। डिजिटल मीडिया सामने आ गया है, बहुत कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी देश में अखबारों की संख्या कम नहीं हुई, बढ़ गई है। हिंदी अखबारों की संख्या विशेष रूप से बढ़ी है, प्रसार संख्या बढ़ गई है। आज भी पत्रिकाएं छोटे रूप में से ही पढ़ी जाती हैं। नहीं, दूर दराज गाँव कस्बों तक तो जाती हैं। किताबें आज भी बिक रही हैं जो पहले नहीं बिकती थी। तो इतनी किताबें छप कैसे रही हैं? अगर नहीं बिक रही हैं तो मेरा ये पूछना है कि इतनी किताबें छप कैसे रही हैं? पुस्तक मेले पहले कहाँ लगते थे? अब इतने बड़े बड़े पुस्तक मेले लगते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं देश में। ये कोई पहले वाली घटनाएं नहीं थी। और इसमें सोचना पड़ता है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि पढ़ने की आदत लोगों की ख़त्म हो गई, पढ़ने का समय नहीं है लोगों के पास में। टीवी मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पढ़ने की एक जो वो जमात थी वो सारी जमात को ख़त्म कर दिया है। और दूसरी तरफ हमको दिख रहा है कि सब प्रिंट मीडिया का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है, किताबें छप रही हैं, किताबें बिक रही हैं। तो मुझे लगता है यहाँ भी थोड़ा सा भ्रम पैदा किया जा रहा है। आप आशावादिता है, मैं मतलब विश्वास आशावादी हूँ करते कि हैं। अभी फिलहाल मुझे कोई दिखता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अमेरिका में तो बहुत पहले आ गया था ना। और वहाँ भारत भी नहीं में खत्म शायद ये भी शायद आप ये मानते होंगे कि भारत में भी बड़े संख्या में साक्षरता जो बढ़ रही है, उसका गांव कस्बों में आज हमारी उसका असर इसकी पड़ रहा है। गुंजाइश प्रिंट पर अभी रहने वाली है। उसका असर पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा, अभी तो बहुत साल तक। मतलब मुझे निकट भविष्य में ऐसा खतरा नहीं लगता कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा या किताबें ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस बात को मानता नहीं। और किताबें ख़त्म भी होंगी तो किताबों का रूप अभी उसमें आ जाता है। अगर डिजिटल मीडिया आपकी में ये जाता कौन है सी तो किताबें हैं जो आप ये जो मैं 2 किताबें मेरे हाथ में थी, जो इसमें एक तो ये मैं आपको दिखाऊं जी? जी मेरी कविता और मेरी पत्रकारिता दोनों हैं। अच्छा, वाह। ये मैं जो हूँ, ये मेरी कविता की किताब है। और सवालों के घेरे, ये मेरी पत्रकारिता की किताब है। इसमें मेरे कुछ कॉलम जो धर्मयुग में छपा करते थे, अच्छा, वो कॉलम का संकलन है ये। क्योंकि लोग बाद में भी उसको पढ़ के रखना चाहते हैं, ये इस ऐसा बात मेरा का प्रमाण मानना है कि पढ़ना पहले के ज़माने में लोग घरों में ही रखते थे, अब पुस्तक रूप में भी लोग रखते हैं। इसमें ऐसा मेरा मानना है कि लोग रखना भी चाहते हैं, लोग पढ़ना भी चाहते हैं। उसके बाद इसके रिएक्शन भी आते हैं लोगों के जो किताबें देखते हैं। हालांकि ये बात सही है कि किताबें उतनी बड़ी संख्या में नहीं बिकती हैं। जैसे अखबार में अगर मैं छपता था, धर्मयुग तो किसी ज़माने में 4 लाख बिकता था। बिल्कुल। बाद में भले ही कम हो गया लेकिन एक ज़माना था जब 4 लाख कॉपी धर्मयुग की छपती थी। जो आप सवाल पूछ रहे थे पहले कि पत्रिकाएं या अखबारें कम होती जा रही हैं, उसका एक उदाहरण हमारी पत्रिकाओं पर ज़रूर दिखाई दिया हमको। जैसे धर्मयुग था, जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान था, जैसे सारिका थी, जैसे दिनमान था। ये सारे के सारे बड़े लोकप्रिय पत्र थे और वो ख़त्म हुए, धीरे धीरे ख़त्म हुए। 4 लाख से शुरू तक पहुंचा था धर्मयुग 70s में, हमें याद है अच्छी तरह से। और जब धर्मयुग बंद हुआ है तब मैं ही संपादक था उसका। उस समय उसकी प्रसार संख्या 50,000 थी। तो ये 4 लाख से 50,000 तक आने की प्रक्रिया अपने आप में सोचने की चीज़ है कि कैसे आ गया। उसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? सिर्फ मालिकों को जिन्होंने उसे बंद कर दिया, या बाज़ार को जिन्होंने विज्ञापन नहीं दिया, या पाठक को जिसने उसे ख़रीदना बंद कर दिया? मुझे लगता है ये तीनों चीज़ों को साथ में रख कर के बात सोचनी पड़ेगी। जब भी हम पत्रकारिता के भविष्य की बात करेंगे, खासतौर पर प्रिंट मीडिया के भविष्य की बात करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि इसमें हमको देखना पड़ेगा कि पाठक की भी कुछ भूमिका होती है। पाठक से हम कितना जुड़ पाते हैं। जब तक आप पाठक से नहीं जुड़ेंगे, चाहे वो अखबार का पाठक हो, चाहे वो पत्रिका का पाठक हो, चाहे वो किताब का पाठक हो, यदि आप ऐसे स्टेज पर खड़े होकर के लिखेंगे जहाँ आपका पाठक को ऊपर देखना पड़े, तो मुझे लगता है वो गड़बड़ होने वाली है। आपको पाठक किस धरातल पर आकर के बात करनी पड़ेगी उससे, ताकि उसके सोच के साथ आपका सोच जुड़े, ताकि उसको ये लगे कि मैं बराबर के किसी व्यक्ति से या बराबर के किसी माध्यम से बात कर रहा हूँ, ताकि उसको ये लगे कि मेरी बात इस माध्यम में सुनाई दे रही है। तो ये धारणा कि पाठक को हमारे स्तर तक आना चाहिए, और दूसरी धारणा मेरी ये है कि हमको पाठक के स्तर तक पहुंचना चाहिए, चाहे थोड़ा नीचे जाना पड़े लेकिन उसके बराबर आना पड़ेगा, ताकि उसको हम समझा सकें कि देखो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। जैसे आप चूँकि संपादक होते हुए भी एक सामान्य जिसको कहने से जीवन जिसके साथ आप जुड़े रहे हैं, तो जैसे आप कविता तो सुनाते हैं, क्या फिल्मी गाने वाने भी कभी आप सुनाते हैं महफिलों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गाने या गज़ल या गाने या कुछ उस तरह का? गाना मुझे आता नहीं। मैं जब गाने लगता हूँ तो मेरे बच्चे मुझसे ये कहते थे कि आपको सिर्फ एक धुन आती है, चाहे वो कोई सा भी गाना हो आप उसकी एक धुन बना सकते हैं। तो मैं उसे बड़ी मानता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है गानों को लेकर के। लेकिन हाँ, मैंने कुछ फिल्मों के गाने जरूर लिखे थे, 2-1 फिल्मों में लिखे थे मैंने। अच्छा, कौन सी फिल्मों के? एक फिल्म थी अंतहीन नाम से। अच्छा,
इसमें मैंने गीत लिखे थे और चली भी थी, थोड़ी सी चली, ज़्यादा नहीं चली वो फिल्म। वो इसलिए नहीं कि मेरे गाने थे, फिल्म वैसे नहीं चली होगी, मेरे गाने अच्छे थे। हाँ। अच्छा, तो फिल्मों के लिए गीत भी आपने लिखे? 2-4, ज़्यादा नहीं लिखे, 2-4 गीत लिखे थे, लेकिन वो एक पासिंग फेज था। अच्छा लगता था कि चलो ये भी एक प्रयोग करके देख लिया जाए। कोई उसमें से कुछ सुनाएंगे आप, कोई पंक्ति? नहीं, कोई याद नहीं मुझे इस समय उसमें। या इस पुस्तक में से कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई पंक्तियाँ? हाँ, इसमें से मैं कुछ आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये मेरा दूसरा संकलन है, इससे पहले एक और छपा था। अच्छा। एक छोटी सी कविता सुनिए। अपने अपने शून्य, अपने अपने शून्यों की पताकाओं को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश में पंजों पर उछल उछल कर कितना बौना बना लिया है हमने अपने आप को। बहुत अच्छा। अपने अपने शून्यों की पताकाओं को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश में पंजों पर उछल उछल कर कितना बौना बना लिया है हमने अपने आप को। पताकाएं तो लंबे बांसों से भी ऊंची हो सकती थी, पर हमने अपने अपने अहम के टीलों को हिमालय समझने बनाने का भ्रम पाल लिया। वाह। अपनी नज़र के क्षितिजों को समझ का सीमांत मान लिया और अपने बनाए दायरों की सृष्टि का विस्तार। सच बताना, तुम्हें नहीं लगता सब कुछ पाने की होड़ में हम सब कुछ खोते जा रहे हैं? बहुत अच्छा। ये पूरे राजनीति और समाज के लिए ये स्थिति तो जीवन की स्थिति देता है कि हम पाने की इच्छा बहुत रखते हैं और अपने जो कुछ अपने आप में है हमारे को उसको बहुत कुछ मान लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि हाथ से बहुत कुछ फिसल गया। तो जो फिसलना है उसका एहसास जब तक हम करते रहेंगे, तब तक हम ये एहसास भी जी सकते हैं कि ये फिसलने को रोकना भी हमारा काम है। जब एहसास ही नहीं होगा तो कहाँ से रोकेंगे? चलिए, तो विश्वनाथ जी, आपने ये बात कही, यहीं हम लोग विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक।